अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जनरल मुशर्रफ को बाकायदा फ़ौजी एज़ाज़ के साथ आज कराची में उनका जनाज़ा हुआ और उन्हें दफना दिया गया। जी हाँ, फ़ौजी एज़ाज़ के साथ। ये थोड़ा सा हैरान कुन है, बल्कि बहुत हैरान कुन है। वैसे तो अगर जो आर्मी चीफ़ या जो इस तरह के सीनियर अफसरान और जो मुल्क का सदर हो उसके लिए तो खैर स्टेट फ्यूनरल होता है। ज़ाहिर है उनको ख़ास करके जो भी आर्मी चीफ़ हैं या साबका आर्मी चीफ़ हैं, उनको फ़ौजी जो एज़ाज़ के ही ज़रिए दफ़नाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जो जनरल मुशर्रफ थे, वो कोई आम आर्मी चीफ़ नहीं थे। वो आर्मी चीफ़ थे जिन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा और आइन की खिलाफ वर्जी की। और उसके अलावा बाकायदा तौर पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका 3 नवंबर 2007 का इक़दाम था, उसको बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया कि वो उनका गैर आइनी इक़दाम था। और उसी बुनियाद पर फिर दिसंबर 2019 में जो स्पेशल ट्राइब्यूनल था जिन्होंने आर्टिकल 6 के तहत जनरल मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाई। वो अलग बात है कि 1 महीने के अंदर ही लाहौर हाई कोर्ट से उस ट्रिब्यूनल को ही उड़वा दिया गया। ये आगे चल के बात करेंगे कि इसमें हमारे मुल्क में होता क्या है। लेकिन ये फैक्ट है कि जनरल मुशर्रफ जो हैं उन्होंने एक नहीं 2 दफ़ा आइन तोड़ा। और इवन इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने से पहले जो कुछ कारगिल में किया उस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि आज जो फ्यूनरल या जनाज़ा हुआ जनरल मुशर्रफ का, आपको पता है कि 2 रोज़ पहले इनका दुबई में तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ। फिर कल रात उनका जो जस्ते खाकी है, एक स्पेशल प्लेन के ज़रिए कराची पहुँचाया गया। और इवन ये इत्तलात थी कि जब कराची ये एयरपोर्ट पर आया तो वहाँ पर जो रेंजर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लिया और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उनकी जो मैयत है वहाँ से उनको ले जाया गया। आज जो जनाज़ा हुआ, और एक ये बहुत बड़ा सवाल था कि जब उनका जनाज़ा होगा तो क्या उनको फ़ौजी एज़ाज़ के साथ दफनाया जाएगा या ज़ाहिर है कि जो आम जो उनका जनाज़ा होगा और जो भी उसमें शिरकत करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन आज जब ये जनाज़ा हुआ, ये आप फुटेज भी देख सकते हैं और ख़ुद बाकायदा तौर पर ये फ़ौज का जो ताल्लुकात आमा का शोबा है उन्होंने ये जारी किया है और बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी की है। इसमें अगर आप देखें तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने शिरकत की है। उसके अलावा जो कई सीनियर जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स की अगर बात करें तो उसमें जनरल असलम बेग, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अशफाक परवेज़ कयानी, क्योंकि मुशर्रफ के साथ ही उन्होंने काम किया था और मुशर्रफ ने ही उन्हें आर्मी चीफ तैनात किया था। उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जो रिटायर्ड अफसरान की, और उसमें सियासतदान भी शामिल थे। बेशतर जो सियासतदान थे उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था, क्योंकि MQM को जब मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट किया गया। PMLN की तरफ से अमीर मुकाम दो के अब वो PMLN में हैं, लेकिन जब मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो वो मुशर्रफ की जमात में थे और इसलिए शायद वहाँ पर उन्होंने उनका जो जनाज़ा है अटेंड किया। इवन ये भी इत्तलात हैं कि इमरान इस्माइल जो तहरीक इंसाफ के सिंध के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की है। खैर, नमाज जनाजा में शिरकत करना ज़ाहिर है कि ये हर किसी का अपना ज़ाती फ़ेल है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको बाकायदा तौर पर फ़ौजी एज़ाज़ के साथ दफनाया गया है। और अगर आप ये फुटेज भी मुलाहिज़ा करें, इस वक्त देखें तो उनको बाकायदा तौर पर जो गन सलूट होता है जनरल मुशर्रफ को दफनाने के बाद वो दिया गया है। इसलिए ये हैरान कुन है, जैसे मैंने बिल्कुल आगाज़ में कहा कि क्या जनरल मुशर्रफ जो हैं, ज़ाहिर है कि हमारा एक बहैसियत मुसलमान ये ईमान भी है कि जो शख्स एक दफ़ा दुनिया से चला जाए तो शायद उसके बारे में आप जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं या जो भी बज़ाहिर जो अच्छे काम ना किए हों तो उसका तज़किरा नहीं करते। लेकिन वो अगर किसी की ज़ातियात की हद तक हो तो समझ आती है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने
जो बतौर आर्मी चीफ और बतौर जो इस मुल्क के तकरीबन वो 10 साल तक इस मुल्क पर काबिज रहे, जो फैसले किए उसके नुकसानात पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को हुए। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस हवाले से अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं तो उस बारे में बात ना हो। लेकिन जो इसमें सबसे अहम पहलू है कि आई थिंक इसमें अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, पहले ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो फ़ौज और फ़ौज के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो अफसरान हैं, जो जर्नैल हैं, वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, वो मुक़द्दस गाय आप उसे कह लें। और इस जनरल मुशर्रफ को बाकायदा तौर पर फ़ौजी एज़ाज़ से दफनाने का जो मकसद है, वो बड़ा वाज़ेह है। वो बड़ा वाज़ेह है, वो पैगाम है तमाम जो सिविलियंस हैं, तमाम जो सिविलियन जो इदारे हैं, इवन जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, कि उनका मौक़िफ़, उनकी राय बेशक जो मर्ज़ी हो, वो बेशक समझते हों कि जनरल मुशर्रफ गद्दार थे, उन्होंने आइन के साथ गद्दारी की, उन्होंने आइन को तोड़ा, उन्होंने कानून को बालाए ताक रखते हुए एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा और बहुत से ऐसे फैसले किए जिसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। उससे कतई नज़र जो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि वो अपने जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनको फिर भी काबिल एहतराम देखते हैं और वो उनके लिए डिज़र्व करते हैं कि उनको फ़ौजी एज़ाज़ से दफनाया जाए। और ये बहुत मेरे ख्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं और माजी में भी अगर देखें ये इस तरह के बयानात हमें देखने को मिलते रहे, इवन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स भी रहे हैं कि जी कानून से बालातर कोई नहीं है। हमेशा वो सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो करप्शन करते हैं, वो जो है कानून के दायरे से बाहर रहते हैं। बात होती है कि इनको कानून जो है सब पर बराबर होना चाहिए, लेकिन जब उनके अपने ऊपर बात आती है तो शायद फिर उस पर जो कानून है वो लागू करना शायद उनको लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है तमाम जो सिविलियन जो लीडर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं कि और जो आम लोग हैं, जो जिनका नुक्ता नज़र हो, जो समझते हैं कि मुशर्रफ ने इस मुल्क के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ौजी एज़ाज़ के साथ दफनाने का मतलब ये है कि आप जो मर्ज़ी समझते रहें, कम अज़ कम जो फ़ौज है या इवन जो उनके अफसरान हैं उनकी राय ऐसी नहीं है। और शायद ये यकीनन पाकिस्तान में और बहुत सी खराबियाँ हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आज हम बाकी जो कौमों के मुकाबले में, बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए हैं। आज जो हमारे मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, बाकी जो इश्यूज़ हों, वो इतने गंभीर हो गए हैं कि उसका कोई वे आउट भी नज़र नहीं आता। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हम पिक एंड चूज़ करते हैं, जब हम एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर किसी और ने आइन के साथ गद्दारी की होती, आइन को तोड़ा होता, कानून को तोड़ा होता, तो क्या उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता? बिल्कुल भी। जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती होती है जिन मुल्कों में, उनमें कभी भी इस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार नहीं किया जाता, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। कानून का जो इत्तलाक है वो अक्रॉस द बोर्ड होता है। और इसमें दूसरा जो पहलू है, इवन के जब जनरल मुशर्रफ को ज़ाहिर है कि उनको एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि इससे पहले ज़ाहिर है कि जनरल अयूब, जनरल जहिया, जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने भी पाकिस्तान का आइन तोड़ा और पाकिस्तान के आइन को पामाल किया। लेकिन जनरल मुशर्रफ वो वाहिद फ़ौजी आमर थे कि जिनको बाकायदा तौर पर उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई आइन से गद्दारी करने के हवाले से, और उनको उसके बाद सज़ा भी हुई। अब जब उनको ये सज़ा हुई, जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उनको दिसंबर 2019 में सज़ा दी, और फिर उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही लाहौर हाई कोर्ट ने जो वो पूरा जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है उसको ही उड़ा दिया। और ये मेरे ख्याल में इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए कि वो भी एक पैगाम था, वो भी जो डिसीजन था लाहौर हाई कोर्ट का, वो एक मैनेज डिसीजन था, वो किसी के कहने पे किया गया था, क्योंकि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहती कि बेशक एक उनका जो साबिक सरबराह है उसने अगर आइन भी तोड़ा है, उसने अगर कानून भी तोड़ा है, एक नहीं 2 दफ़ा तोड़ा है, तो उसको सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कि उससे एक राह हमवार होगी, एक राह खुलेगी कि मुस्तकबिल में अगर कोई और जनरल ऐसा काम करेगा तो एक मिसाल मौजूद होगी, तो फिर उसको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो इस लिहाज से जो एक आम तौर पर बात भी की जाती है कि एक जर्नैली क्लब है, तो जो जर्नैली क्लब है उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो एक्सक्लूसिविटी है
वो अनटचेबल हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। अब ये तो चले जो मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को एक दफ़ा मुल्क का आइन तोड़ा, मुल्क के मुंतखब हुकूमत को उन्होंने घर भेजा। फिर 3 नवंबर 2007 को एक दफ़ा फिर मुल्क में इमरजेंसी नफाज करके जो मुल्क की आला अदलिया है, जुडिशरी को उन्होंने घर भेजा। एक दफ़ा फिर उन्होंने आइन को पामाल किया। लेकिन इवन उससे पहले भी अगर जो फौज के अंदर कहते तो हैं कि एक सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम है। इवन आर्मी चीफ जब जनरल मुशर्रफ थे, जो कारगिल का जो मिस एडवेंचर उन्होंने किया 4 और जर्नैलों के साथ मिलकर, और अब तो इवन उनके अपने जो साबिक जर्नैल हैं, इसके हवाले से बहुत सारा एविडेंस मौजूद है कि वो जो मिस एडवेंचर उस वक्त उन्होंने किया, जिसके 2 बुनियादी मकसद थे। एक कि जो उस वक्त एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब एटमी धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए लाहौर आए थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये इत्तेफाक किया था कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात के ज़रिए वो मसला कश्मीर हो, वो सियाचिन हो, सर क्रीक हो, इनको वो हल करेंगे। एक तो उसका मकसद ये था कि उस पीस प्रोसेस को सेबोटाज करना, और दूसरा जो है वो ये समझते थे कि कोई इल्यूजन थी कि शायद अगर हम कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो रोड कनेक्ट करती है जहाँ से भारत को श्रीनगर के साथ, तो जब उधर हम वहाँ पर भारत की जो सप्लाई लाइन है उसको कट ऑफ कर देंगे, तो पाकिस्तान को जो है वो एडवांटेज होगा। अब उसमें जो मुशर्रफ समेत और जो 4 जर्नैल थे, उन्होंने जो प्लान किया, अब इसके ऊपर बहुत से एविडेंस मौजूद हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो पाकिस्तान के रेगुलर ट्रुप्स थे उनको वहाँ पर कारगिल की पहाड़ियों पर उतारा, और उनको ये पहले जाहिर किया कि वो मुजाहिदीन हैं, वो पाकिस्तान की कोई रेगुलर ट्रुप्स नहीं है। फिर जब उनको वहाँ पे भेज दिया तो उनकी लॉजिस्टिक के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। उनको जब वहाँ पे भेज दिया तो जब भारत की तरफ से सख्त रद्द अमल आया, तो एक ऐसी मुश्किल पोजीशन में थे कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तक को नहीं पता था कि कारगिल के अंदर क्या चीज़ हो रही है। और दूसरा, फौज के अंदर भी बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था कि ये इस वक्त कारगिल के अंदर कोई लड़ाई या ऑपरेशन चल रहा है। तो जो लोग वहाँ पे फंस गए, आपने उनको वहाँ पर जो उनकी सप्लाई लाइन है या लॉजिस्टिक्स है वो प्रोवाइड नहीं की, और मेरे ख्याल में बहुत एक बड़ी तादाद है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं और अफसरान वहाँ पे शहीद हुए। और इनिशियली जनरल मुशर्रफ ने इवन इनकार किया कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, और फिर खुद जनरल मुशर्रफ की एक जो टेलीफोन कॉल है वो लीक हो गई जब वो चीन के गालिबन दौरे पर थे और अपने किसी एक सीनियर जर्नैल से बात कर रहे थे। जो भारत के अंदर वो जो ऑडियो है वो रिलीज़ कर दी गई, जिससे पाकिस्तान को दुनिया भर में एम्बैरसमेंट हुई। और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वाशिंगटन जाना पड़ा, जहाँ पर उनकी काफ़ी जगहसाई हुई, जो बिल क्लिंटन ने काफ़ी उनको सुनाई। और उसके बाद फिर ये सारा जो पाकिस्तान को बिलाखिर वहाँ से नुकसान हुआ और विड्रॉ करना पड़ा कारगिल से। और उसके बाद फिर जब ये 12 अक्टूबर 1999 को जब जनरल मुशर्रफ को सैक किया गया था, तो उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि जनरल मुशर्रफ और जो 4 और जर्नैल थे, जो नए आर्मी चीफ जो तैनात हुए थे, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है कि प्लान यही था कि इनका ट्रायल करना है, इनको कोर्ट मार्शल करना है कि जो इनकी मिस एडवेंचर की वजह से हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, जो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ और उनके साथ जो 4 जर्नैल थे वो ये समझते थे कि अगर नवाज शरीफ का ये जो स्टेप है वो कामयाब हो गया, तो फिर तो उनकी जो अगली मंजिल है वो जेल ही होगी। तो इसी वजह से उन्होंने मुल्क के मफाद में नहीं, जिस तरह आप कहते हैं कि नजरिया ज़रूरत के तहत या मुल्क जो है वो कोई डूब रहा था जिसकी वजह से एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए इक़्तिदार पे कब्जा किया। और उसका नतीजा क्या निकला, उसके जो नुकसानात हैं उस पर मैं डिटेल में बाद में भी इस पर बात हो सकती है कि जनरल मुशर्रफ के कू के बाद 9/11 के बाद कैसे कैसे पाकिस्तान को नुकसानात हुए। लेकिन ये कारगिल के वाक़े का भी जिक्र करने का मकसद ये था कि चलें, आपको वो बात तो एक्सेप्टेबल है कि जनरल मुशर्रफ ने एक सिविलियन हुकूमत को घर भेजा, एक नहीं 2 दफ़ा मुल्क का आइन तोड़ा, लेकिन कम अज़ कम जो जनरल मुशर्रफ का वो फैसला जिसके तहत पाकिस्तानी नौजवान कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए, उसी को सामने रखते हुए जनरल मुशर्रफ का कम अज़ कम अगर उस वक्त ट्रायल नहीं हुआ था तो आज उनको उस
जुर्म की सज़ा में कम अज़ कम फ़ौजी एजाज़ के साथ तो ना दफनाते। लेकिन ज़ाहिर है कि शायद अभी हमारे यहाँ वो रियलाइजेशन नहीं है, और शायद कुछ लोगों की अना इतनी ऊंची है कि वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने वर्दी पहन रखी है तो ज़ाहिर है कि फिर वो अनटचेबल हैं। अगर कोई भी वो इस तरह का काम करें तो उनको आप कुछ भी नहीं कह सकते, और मैसेज आप यही दे रहे हैं जो आगे आगे आने वाली भी जनरेशन है कि आप मुल्क का आइन बेशक तोड़ें, अगर आपने वर्दी पहनी है तो फिर भी आपको बाकायदा फ़ौजी एजाज़ के साथ ही दफनाया जाएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।